Good morning, students. Welcome to another lecture of GST. In previous video, we had discussed about basics of registration under GST. In this lecture, we will discuss types of registration under GST. तो students, let's start the topic. तो अब हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन किस किस तरह का हो सकता है जीएसटी के अंदर. तो उस रजिस्ट्रेशन के अलग अलग टाइप्स को अब हम पढ़ने वाले हैं. रजिस्ट्रेशन को हमने जो डिफ़ाइन किया है वो हमने डिफ़ाइन किया है सेक्शन 24-25 में. सेक्शन 24 कहता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है. वॉलेंटरी कहता है सेक्शन 25 कि कोई पर्सन अपनी मर्ज़ी से रजिस्ट्रेशन करा सकता है. एंड थर्ड वी हैव इज रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट स्यू मोटो. स्यू मोटो का मतलब है जब लॉ के अंडर कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है, चाहे उस पार्टी ने अप्लाई किया है या नहीं किया. दैट इज़ रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट. स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. जब हम टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो इनमें वो व्यक्ति भी आ जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है, और किस किस टाइप के व्यक्ति को किस किस तरह का रजिस्ट्रेशन कराना है. क्या वो अपनी मर्ज़ी से कराना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई कानूनी सीमा है, क्या उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट लगी हुई है कि उनको चाहे उनकी टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड करे ना करे फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है. या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जब गवर्नमेंट या जीएसटी काउंसिल के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट उनका रजिस्ट्रेशन करेगी ही करेगी. स्टूडेंट्स, अब हम इनको वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे. सेक्शन 24 ऑफ CGST. वॉलेंटरी सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 एंड रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट दैट वाज स्यू मोटो. सेक्शन 25 का सब सेक्शन 8 इसको डिफ़ाइन करता है. अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या है. तो हमने बच्चे इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, और फिर हमने क्या था थ्रेशोल्ड लिमिट्स कौन सी होती हैं. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 11 थी, उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. 7 एक साइड थी और 4 एक साइड थी. 7 में हमने कहा था कि 20 लाख की लिमिट है चाहे गुड्स सप्लाई करें या सर्विस सप्लाई करें, और 40 लाख की लिमिट हमने ऑल ओवर द इंडिया रखी थी. और जो फर्दर 4 स्टेट्स थे स्पेशल कैटेगरी वाली उनमें हमने गुड्स या सर्विसेज के केस में 10 लाख की लिमिट रखी थी. अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन किस किस टाइप का है. सबसे पहला कंपल्सरी, जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है. तो टर्नओवर की लिमिट उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होती, इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो पर्सन्स जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं और वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है. दूसरा, कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो कभी कभी ट्रांजैक्शंस कर रहा है लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई में डील कर रहा है. थर्ड, किसी पर्सन ने अगर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देना है, हमने पहले पढ़ा था एग्रीगेट टर्नओवर में हमने अगर आरसीएम के अंदर सप्लाई है तो उसको एक्सक्लूड करना था. तो अगर कोई पर्सन रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स देने के लिए लायबल है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. देन वी हैव नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो इनको भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है. अगर कोई व्यक्ति टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर रहा है या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वाली ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है. अगर कोई पर्सन किसी दूसरे टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये हम पढ़ चुके हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है. और अगर कोई पर्सन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की फॉर्म में बिजनेस कर रहा है तो ऐसे व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन GST एक्ट के अंडर ज़रूरी है. दैट इज़ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. अब बात आती है डीम्ड. डीम्ड हमने अब तक पढ़ा हुआ है माना जाना, किसी चीज़ को मान लिया जाना. अब किसी चीज़ को हम कब मान सकते हैं, या तो आप उसके लिए सारे रूल्स पूरे करोगे तो वो आपका ऑब्वियसली हो ही जाएगा, सारे प्रोविज़न्स को फॉलो करते. लेकिन जब आप कहीं कोई डिफ़ॉल्ट करते हो, उस डिफ़ॉल्ट को फिर क्लैरिफाई कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन आपने अपने लेवल पे कर दिया, यानी एप्लीकेंट अपने लेवल पे तो क्लैरिफाई कर रहा है, बट अगर जिस ऑफिसर ने अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल नहीं किया वो ऑफिसर अगर अपने कंप्लायंस में कहीं कोई डिफ़ॉल्ट करता है, कहीं वो डिले करता है तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे मान लिया जाएगा कि उस ऑफिसर को आपके क्लैरिफिकेशंस पे कोई डाउट नहीं है, वो सेटिस्फाई है और आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप किसी एक एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपका बाकी में भी ऑब्वियसली माना जाएगा. हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन अंडर GST. डीम्ड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26 इसको डिफ़ाइन करता है. GST का जो रजिस्ट्रेशन है टैक्स स्पेसिफिक नहीं है. इसका मतलब
सिंगल रजिस्ट्रेशन ही आपको चाहिए। एक ही रजिस्ट्रेशन अगर आप जीएसटी में कराते हो तो वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी या कोई सेस है जो जीएसटी में लगना है, इन सब के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाईज कर रहे हो और आप आईजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, सीजीएसटी एक्ट के अंडर करा लेते हो, तो आपको एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सब में आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड माना जाएगा। सेक्शन 26 इसको डिफाइन करता है। आगे है, अगर आप एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आपका सीजीएसटी में भी मान लिया जाएगा। कंडीशन क्या है, ऐसा रजिस्ट्रेशन आपका रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। बस अगर सीजीएसटी में रिजेक्ट हो गया तो आपका एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में भी रिजेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो इनमें भी अपने आप माना जाएगा। सेम केस आगे, अगर रिजेक्शन हो जाता है सीजीएसटी में तो आपका एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इनमें भी रिजेक्ट माना जाएगा। सेकेंड हमारे पास आता है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा रहा है। अब भाई चाहे उसकी लिमिट एक्सीड करती है या नहीं करती है टर्नओवर की, फिर भी वो अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करा रहा है। हो सकता है वो फ्यूचर के किसी कंप्लायंस से, किसी प्रोविज़न को बाद में फॉलो करने से डर रहा हो, तो वो अभी प्रेजेंट में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लेगा। तो इसको सेक्शन 25 का सबसेक्शन 3 डिफाइन करता है। जब कोई व्यक्ति जो कि जीएसटी के अंदर मैंडेटरी कंपल्सरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो जीएसटी एक्ट के सारे प्रोविज़न जो किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति पे लागू होने थे वो ऐसे व्यक्ति पे भी लागू होंगे। जब कोई व्यक्ति एक बार वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे उसकी लिमिट 20 लाख 10 लाख से एक्सीड करे या ना करे। जब एक बार किसी ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको कैंसिल भी हो सकता है। जीएसटी ऑफिसर उसको कैंसिल करेगा। कब कैंसिल होगा, जब उसने ऐसा रजिस्ट्रेशन लेने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। आगे लिखा गया है कि जब भी इस तरह का रजिस्ट्रेशन होगा तो पैन ज़रूर चाहिए, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर ज़रूर चाहिए जिस पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना है। बिना पैन के कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उसके पास तो इंडिया का पैन नहीं होगा, तो अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी हम उसका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देंगे। तीसरे टाइप का जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास आता है दैट इज़ रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट, यानी कि स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन। जब कोई व्यक्ति ना तो खुद अप्लाई कर रहा है, ना वॉलेंटरी, ना ही उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड करती है, ना वो एलिजिबल हो रहा है, तो जब डिपार्टमेंट उसका रजिस्ट्रेशन बिना उसकी विश के, बिना उससे पूछे, बिना उसे नोटिस दिए किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कर देता है तो उसको हम कहते हैं स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 8 इसको डिफाइन करता है। अब देखो, जब कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया था लेकिन वो फेल हो गया रजिस्ट्रेशन कराने में, वो नहीं करा पाया, तो ऐसा ऑफिसर उस व्यक्ति को रजिस्टर करने के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। या फिर जब किसी सर्वे में, इंस्पेक्शन में, सर्च में या इंक्वायरी में कोई जीएसटी ऑफिसर देखता है कि कोई पर्सन जीएसटी के लिए लायबल था लेकिन उसने तो रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, तो ऐसा ऑफिसर उस व्यक्ति को टेम्परेरी बेसिस पे ऑर्डर इशू करेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बनता है। थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, हर पर्सन जिसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हम दे रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी 90 डेज़ के अंदर अंदर। यानी कि हम यहाँ पे उसको टेम्परेरी ऑर्डर दे रहे हैं ना कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, तो उसको उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो हमने ग्रांट किया है, क्योंकि वो उस टाइम फेल हो गया था रजिस्ट्रेशन कराने में, तो उसको हमने 90 डेज़ का टाइम दिया है। 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद है आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, इस रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी वेरिफिकेशन है या आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वो आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के जैसा ही होगा। उसके बाद GSTIN मिलता है, यानी GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एंटिटी को, हर रजिस्टर्ड पर्सन को एक सेपरेट GSTIN दिया जाता है और उस GSTIN को वो हर अपने इनवॉइस पे मेंशन करता है, उसी के बेसिस पे वो डीलिंग्स करता है। तो GSTIN उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर ग्रांट हो गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने में टाइम लगेगा, तो तब तक वो सप्लायर, वो पर्सन क्या करे, तब तक वो अपने जिस दिन उसका GSTIN का ऑर्डर, जिस दिन रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर हुआ है उसी दिन से उसका GSTIN भी एप्लीकेबल माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारे पास आता है
एक टर्म हम यहाँ पे क्लियर करते हैं स्यू मोटो की। कब ऐसा रजिस्ट्रेशन होगा? ऐसे व्यक्ति का टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है REG 12 फॉर्म में। अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर देखता है कि वो पर्सन लायबल था लेकिन उसने रजिस्टर अभी तक नहीं लिया है तो उसका हम कर देंगे। तीसरा, किसी सर्वे इंक्वायरी इंस्पेक्शन में पता चलता है कि वो व्यक्ति तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था तो भी उसका स्यू मोटो के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हैं। तो सेक्शन 22 में इसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट, कोई भी नॉर्मल सप्लायर जिसकी लिमिट स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो जाती है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। दूसरा, कोई व्यक्ति एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ से, जैसे कोई CST वैट इन लॉ में से अगर आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा GST के अंदर। तीसरा, जब आप बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर रहे हो, यानी कि ट्रांसफ़र ने तो अपना बिज़नेस दे दिया, अब ट्रांसफरी अगर किसी के बिज़नेस को चला रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी GST में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि वो उस व्यक्ति की एसेट्स को, उसके बिज़नेस को कंटिन्यू कर रहा है। फोर्थ, अगर किसी बिज़नेस को एमेलगमेट किया कि दूसरे के साथ आपने मर्ज किया है या एक बिज़नेस को ख़त्म करके दूसरे बिज़नेस को आपने एक्सपेंड कर दिया तो हम कहेंगे कि उस केस में भी ट्रांसफ़र, यानी कि अब जो मर्ज होकर नई बिज़नेस कॉर्पोरेशन बनी है उसको भी GST रेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। सेक्शन 22 अलग अलग टाइप के पर्सनस के लिए लायबिलिटी बताता है कि किन किन को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से पर्सन GST के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है। सेक्शन 22 ने हमें इनको डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि कोई भी नॉर्मल सप्लायर जिसकी या तो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का है या फिर वो अदर स्टेट का है तो 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख की वहाँ पे उसकी लिमिट्स आ जाती हैं। सेकेंड है, अगर कोई पर्सन किसी एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ से माइग्रेट होके आ रहा है, जैसे तो हम कहेंगे जैसे मान लो वो किसी CST एक्ट से है, सर्विस एक्ट है, कोई एक्साइज एक्ट है, इनसे अगर ट्रांसफ़र होके आ रहा है तो भी हमने उसको GST रेंज में उसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तीसरी हम बात कर रहे हैं जब बिज़नेस का ट्रांसफ़र हो रहा है तो जिस दिन ऐसा ट्रांसफ़र हुआ उसी दिन से GST के लिए वो रजिस्ट्रेशन के लायबल हो जाता है। उसके बाद हम बात करें अमेलगमेशन या डीमर्जर की, तो कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जिस दिन भी आपका ऐसा अमेलगमेशन या डीमर्जर हुआ है उस दिन से आपका GST में रजिस्ट्रेशन कराना आपका मस्ट बन जाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास स्यू मोटो, हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है कि कौन से पर्सन्स लायबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी तक हमने पढ़ा या तो कंपलसरी है या कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से करा सकता है। अगर वो कराने में रजिस्ट्रेशन कराने में फ़ेल हो गया तो हम कहेंगे कि उसका बाय डिपार्टमेंट हो जाएगा, स्यू मोटो हो जाएगा। अब बात आती है कि कौन से व्यक्ति हैं जिनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब किन को रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। सेक्शन 23 इसको डिफ़ाइन करता है, वो व्यक्ति जो कि ऐसी गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं जो आपकी टैक्स के लिए लायबल ही नहीं है। आपकी जो गुड्स या सर्विसेज टैक्स के लिए लायबल ही नहीं है, अगर ऐसी सप्लाई हो रही है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है। दूसरा, अगर आप ऐसी सप्लाई करो जो कि पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, टैक्स लगेगा ही नहीं या 0% लगेगा तो इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, एग्रीकल्चरिस्ट को भी ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक कैटेगरी के पर्सन्स हैं जो अभी तक नोटिफाइड हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने जिनके लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सेक्शन 23 के अंदर के अकॉर्डिंग अपने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी 3-4 कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए अभी तक GST एक्ट में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आई है। उसके बाद सेक्शन 22 का सबसेक्शन 1, ये वाला जो हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति अभी तक टैक्स के लिए लायबल ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की चाहे उसकी टर्नओवर 40, 20, 10 लाख से एक्सीड नहीं करती है जिनकी, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही हमने पढ़ा नॉट लायबल टू टैक्स, यानी कि 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख से जिनकी टर्नओवर कम है तो ऐसे पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा था कुछ ऐसे पर्सन जो लायबल नहीं हैं। ये वाले पर्सन हमने पढ़े नॉर्मल सप्लायर। तो नॉर्मल सप्लायर में आपके यहाँ पे कैजुअल भी आ जाएंगे, आपके नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल वाले भी आ जाएंगे। अगर रिवर्स चार्ज में है तो रिवर्स चार्ज वालों को भी मस्ट है, वो भी नॉर्मल में आते हैं।
उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई प्रिंसिपल एजेंट वाला कोई केस था तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन मस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, तो ये सब वो व्यक्ति हैं जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो इन सब के लिए जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन मस्ट है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस video, this topic, that was types of registration.